आज के मुख्य समाचार। देश में टीकाकरण कवरेज 99% के पार। अब गलत कदम पर मोबाइल देगा चेतावनी। नगर निगम शिमला का बजट जनता पर बोझ, कमलेश मेहता। रिज मैदान पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग तेज। एआई समिट में भारत की उपलब्धियों पर बिंदल का विपक्ष पर निशाना। जुब्बल में बेदखली कार्यवाही पर सेब उत्पादक संघ का विरोध। मिड डे मील में अब प्रोटीन से भरपूर मशरूम। एआई समिट के विरोध पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। अब समाचार विस्तार से। देश में बच्चों का टीकाकरण कवरेज 99% तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग अब गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म और 16 वर्ष की आयु तक निरंतर निगरानी सुनिश्चित कर रहा है। इस अवधि में बच्चों को कुल 27 टीके लगाए जाते हैं, जिनकी ट्रैकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म यूविन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी भी टीके से छूट जाता है तो यूविन पोर्टल आशा कार्यकर्ता और पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को मोबाइल पर अलर्ट भेजता है। टीकाकरण पूरा होने तक यह अलर्ट जारी रहता है, जिससे कोई भी लाभार्थी छूट ना पाए। देश में हर वर्ष लगभग 2 से 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। गर्भावस्था के पंजीकरण के साथ ही लाभार्थियों की निगरानी यूविन पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू हो जाती है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 5 प्रसव पूर्व जांच मिले, जिनमें से एक विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हो, ताकि सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके। इन प्रयासों का परिणाम है कि संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 79 से बढ़कर 89% तक पहुंच गया है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली की निदेशक डॉक्टर डिम्पल कसाना ने बताया कि संस्थान में जीएमपी मानकों के तहत वैक्सीन तैयार की जा रही है। वर्ष 2016 में अत्याधुनिक सीजीएमपी लैब की स्थापना के बाद वैज्ञानिकों ने कई जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए प्रभावी वैक्सीन विकसित की है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2014 में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 385 थी, जो अब बढ़कर 808 हो गई है। वैज्ञानिक शोध, वैक्सीन निर्माण और नई खोजों के माध्यम से देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है और टीकाकरण अभियान इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। पैरों के दर्द, गलत चाल और असंतुलन से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के विशेषज्ञों ने मिलकर सेंसर आधारित स्मार्ट शू इंसोल सारथी विकसित किया है। यह अत्याधुनिक उपकरण चलते समय हर कदम की निगरानी करता है और गड़बड़ी होने पर मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत रेड अलर्ट जारी कर देता है। इस तकनीक को जनवरी 2026 में भारतीय पेटेंट कार्यालय से मंजूरी मिल चुकी है। सारथी को किसी भी जूते में आसानी से फिट किया जा सकता है। इसमें लगे प्रेशर सेंसर और इनर्शियल मोशन सेंसर पैर के विभिन्न हिस्सों पर पड़ने वाले दबाव, एंगल और मूवमेंट को रियल टाइम में रिकॉर्ड करते हैं। ब्लूटूथ के माध्यम से यह इंसोल मोबाइल में इंस्टॉल संपदिका ऐप से जुड़ता है। जैसे ही उपयोगकर्ता गलत दिशा या कोण में कदम रखता है, ऐप तुरंत रेड अलर्ट जारी कर देता है। इंसोल द्वारा एकत्रित डाटा को ग्राफ और कलर कोडेड मैप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे डॉक्टर और मरीज चाल की गड़बड़ियों को आसानी से समझ सकते हैं। वर्ष 2023-24 में एक पीएचडी स्कॉलर ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत संपदिका ऑर्थोटिक्स नामक कंपनी पंजीकृत कर इसका प्रोटोटाइप तैयार किया था। करीब 5,000 रुपए की लागत से तैयार यह स्मार्ट इंसोल ऑर्थोपेडिक आकलन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स विश्लेषण और पैरों के स्वास्थ्य परीक्षण में बेहद उपयोगी है। पोर्टेबल होने के कारण इसे क्लिनिकल और गैर क्लिनिकल दोनों वातावरण में बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सारथी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दवाओं पर निर्भरता कम कर सही चाल के माध्यम से उपचार की दिशा दिखाता है। असामान्य प्रेशर जोन, गलत वजन ट्रांसफर और मूवमेंट में बदलाव की सटीक जानकारी मिलने से डॉक्टर बेहतर उपचार योजना बना सकते हैं और मरीज की रिकवरी की प्रभावी निगरानी कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक दिव्यांगों, बुजुर्गों और खिलाड़ियों के लिए खासतौर पर लाभकारी साबित हो सकती है और भविष्य में चाल आधारित उपचार प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।
शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हालिया बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा सचिव एवं पार्षद कमलेश मेहता ने 688 करोड़ के बजट को वास्तविकता से परे और जनता को भ्रमित करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब नगर निगम की वास्तविक आय लगभग 143 करोड़ बताई जा रही है, तब 688 करोड़ का बजट प्रस्तुत करना केवल आंकड़ों का खेल है। उनके शब्दों में यह स्थिति ऊंची दुकान, फीका पकवान और ढाक के 3 पात जैसी है। उन्होंने बजट में संपत्ति कर और पानी शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह सीधे आम नागरिकों की जेब पर बोझ डालेगा। कांग्रेस की नीति जनता से वसूली और उसी को विकास बताने वाली प्रतीत होती है। टैक्स बढ़ाकर बजट संतुलित करना वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत है। कमलेश मेहता ने बजट में घोषित 14 खेल मैदान, 17 पार्किंग और 25 नई सड़कों जैसी परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लिए स्पष्ट वित्तीय स्रोत और समयबद्ध कार्य योजना का अभाव है। बिना ठोस आधार के ऐसी घोषणाएं हवा महल साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बजट दस्तावेजों में केंद्र सरकार से लगभग 57 करोड़ के अनुदान का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि नगर निगम अपनी आय से विकास करने में सक्षम नहीं है और बाहरी सहायता पर निर्भर है। अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और शिमला की जनता को दिखावटी घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस और पारदर्शी विकास चाहिए। मैं कमलेश मेहता, पार्षद नगर निगम शिमला। कल नगर निगम का वार्षिक बजट 2026-23 का पेश हुआ, जो कि सिर्फ एक जनता को दिखावा है और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। नगर निगम का बजट 688 करोड़ रुपए का दर्शाया है, जिसमें उनकी आय मात्र 143 करोड़ रुपए है। इतना बड़ा गैप, 688 करोड़ रुपए और आय आपकी सिर्फ और सिर्फ 143 करोड़ रुपया। ये बजट सिर्फ कागजों में है, जमीनी स्तर पे इसकी कोई सच्चाई नहीं है। ये एक सिर्फ दिखावे और लोगों में भ्रम फैलाने वाला बजट है। आमदनी आपकी 98 है, खर्चा आपका रुपया है। आपके पास आय के कोई भी साधन नहीं है। आपका अभी वर्तमान में जो वास्तुकार शाखा से आपको जो इनकम होती थी, वो भी सरकार ने अपने पास ले ली है। आपके पास बचा क्या है जहां से आपकी आय उपलब्ध होगी? आप सिर्फ और सिर्फ दिखावे का बजट कागजों में पेश कर रहे हैं। आपके अपनी इतने अधिक आय के स्रोत नहीं है जितना आपका खर्चा है। आपने 57 करोड़ रुपए केंद्र से अनुदान की बात कही है, जिसमें कि आप एक तरफ कहते हो कि केंद्र से हमें कोई मदद नहीं करते, दूसरी तरफ आप अनुदान के लिए केंद्र पर निर्भर है। आपने लोगों पे टैक्स बढ़ाकर, पानी की दरें बढ़ाकर, बोझ डालकर 688 रुपए करोड़ का बजट जो पेश किया, वो बहुत ही निंदनीय बजट है। लोगों को पर बोझ डालकर आप बजट पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर एक जो महिला हितैषी सरकार ना होकर, जैसा कि आपको ये भी पता है कि 2.5 साल में मेयर का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो 2.5 साल के बाद भी वो बजट पेश कर रहे हैं, जबकि ये कार्यकाल मेयर का जो कार्यकाल है अब महिला के लिए है, तब भी आप उस कुर्सी पे बैठ के बजट पेश कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो लोगों के हितों की क्या रक्षा करेंगे? आपने जिसमें 14 खेल मैदान, आपने 17 पार्किंग और 25 एम्बुलेंस रोड बनाने का जो बजट आपने दिखाया है, वो पिछले 2 बजटों से वो घोषणा आप हमेशा से कर रहे हैं। इनमें से 14 खेल मैदान में से एक भी खेल का मैदान 2-2.5 वर्षों में नहीं बना है। और अब आप आने वाले टाइम में आपके पास जब समय कम है, तब क्या ये घोषणाएं आप पूरी कर पाएंगे? ये एक जन विरोधी बजट है। मैं हमेशा इसका विरोध करूंगी और जनता की आवाज हमेशा उठाती रहूंगी, क्योंकि आपने पहले ये इनकी सरकार ने पहले हम पर जो नगर निगम है उनको शराब के ठेके बनाने के लिए कहा। रातों रात वो शराब के ठेके तैयार किए गए और उसका हम पर, नगर निगम पर 5.76 करोड़ का ऋण है, जो कि अभी चुकाने को है। वो पैसा आप कहां से दोगे? 350 करोड़ रुपए पानी के घोटाले के हैं, वो जिसका सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं है। ये एक बजट सिर्फ और सिर्फ कागजों में अच्छा है, जमीनी स्तर पर इसका कोई भी हकीकत से कोई भी लेन देन नहीं है। लोगों को भ्रमित करने वाला बजट है और जिसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ।
जो बात लोगों के हित की होगी वो मैं हमेशा करूंगी। जो लोगों पर बोझ डाल के बजट पेश किया गया उसका मैं पूर्ण जोर विरोध करती हूँ। संत श्री रविदास धर्म सभा के प्रदेशाध्यक्ष करमचंद भाटिया ने राज्य सरकार, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला प्रशासन से मांग की है कि यदि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर 60 लाख रुपए खर्च कर नई प्रतिमा स्थापित की जानी है तो उसे शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगाया जाए। उन्होंने कहा कि चौड़ा मैदान स्थित वर्तमान प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा लगाने की बजाय हिमाचल के दिल माने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित करना अधिक उपयुक्त होगा। करमचंद भाटिया ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश की विभिन्न सरकारों, प्रशासन और नगर निगम से समय समय पर पत्राचार किया जाता रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर को उचित स्थान प्रदान करे। मैं करमचंद भाटिया, प्रदेशाध्यक्ष संत श्री रविदास धर्म सभा हिमाचल प्रदेश, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के नगर निगम शिमला के द्वारा हाल ही में जो बजट पेश किया गया है उसमें भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मान विभूति के लिए की प्रतिमा के लिए 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार और नगर निगम शिमला का हम धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारी लंबे समय से मांग रही है, बहुजन समाज के लोगों की मांग रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को रिज मैदान पर स्थापित किया जाए, और लंबे समय से हमारी ये मांग आ रही है। प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही है समय समय पर आई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, नगर निगम शिमला में समय समय पर जितने भी महापौर, उप महापौर बने हैं और जिला प्रशासन में जितने भी जिला के उपायुक्त बने हैं, सभी से हमारी समय समय पर मांग रही है। और इसको लेकर हमने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी को, उनकी सरकार को, और पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनकी भी सरकारों में पत्राचार सभाओं और मंचों की तरफ से किया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक से स्थापित करके रिज मैदान पर स्थापित किया जाए, उनकी गरिमा के हिसाब से, उनकी कद के हिसाब से। और इसके अलावा जबकि भारत में विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर संग्रहालय है, पुस्तकालय है, पार्क है, स्मारक है और विभिन्न तरह का उनके नाम पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और विश्व में उनके गरिमा है, पद है, पहचान है, नाम है, संग्रहालय है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्यों नहीं रिज मैदान पर स्थापित किया जा सकता है, जबकि रिज मैदान पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रतिमाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं हैं और अन्य महान हस्तियों की प्रतिमाएं हैं, तो बाबा साहब की पद और गरिमा के हिसाब से उनकी प्रतिमा को क्यों नहीं रिज पर स्थापित किया जा सकता। जब नगर निगम शिमला के द्वारा 60 लाख रुपया प्रतिमा पर खर्च करना है तो क्यों न उसको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के हार्ट रिज मैदान पर स्थापित किया जाए। तो हमारी नगर निगम शिमला से, हिमाचल सरकार से और संबंधित जिला प्रशासन से आग्रह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को रिज मैदान पर स्थापित किया जाए। जय हिमाचल, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन नगर के बूथ नंबर 43 व 44 के कार्यकर्ताओं के साथ अपने निवास विला राउंड में नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 131वां एपिसोड सुना। इसके बाद संगठनात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान और होली की शुभकामनाएं देते हुए AI के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत की प्राचीन पांडुलिपियों, संस्कृत ग्रंथों
ग्रंथों और ऐतिहासिक पुस्तकों को वैश्विक स्तर पर नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि जब विश्व भारत के नेतृत्व की सराहना कर रहा है, तब विपक्ष द्वारा किया गया विरोध देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक व वित्तीय विफलता के आरोप लगाए। उनके अनुसार 1500 से अधिक स्कूल बंद किए गए हैं और हाल ही में 150 स्कूल और बंद हुए हैं। कई कॉलेजों को मर्ज के नाम पर समाप्त किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है। डॉक्टर बिंदल ने बिजली बिलों में वृद्धि, नए मीटरों के बाद बड़े बिल, एंटी टैक्स, डीजल कीमतों और बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कर्ज का बोझ जनता पर डाला जा रहा है। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री के संदेश से प्रेरणा लेकर संगठन को मजबूत करें और जनसेवा के कार्यों को गति दें। मोदी जी के मन की बात का 131वां एपिसोड था। इस कार्यक्रम में जहां उन्होंने रमजान की और आने वाले होली के त्योहार की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को दी, वहीं पर अनेक विषयों के ऊपर नई नई बातें पूरे देशवासियों के सामने रखी, जिसमें एआई समिट जो आज भारत में हुआ, विश्व स्तरीय एआई समिट, उसकी उपलब्धियों की भी चर्चा की और भारत की पुरानी पांडुलिपियां, भारत की संस्कृत में और पुरानी अन्य भाषाओं में बनी हुई पुस्तकों को एआई के माध्यम से और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक नया अंदाज वो निकल करके सामने आ रहा है। उन्होंने सुश्रुत संहिता का विशेष रूप से जिक्र किया, जो हेल्थ के सेक्टर में, सर्जरी के सेक्टर में आज से 5000 10,000 साल पहले जो भारत ने काम किया वो दुनिया के सामने लाया जा सकेगा। इस प्रकार की बड़ी कामयाबी एआई समिट में भारत को श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में मिली। परंतु कष्ट का विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने राष्ट्र विरोध के, देश विरोध के सारे और कॉर्नर्स तोड़ दिए हैं, उसने, युवा कांग्रेस ने अपने अर्धनग्न अवस्था में आकर दुनिया के सामने जो भोंडा प्रदर्शन किया है वो निंदनीय नहीं है, अपितु बहुत ही चिंतनीय है। अब वो बिल्कुल ट्रैक से बाहर हो गए, उनका तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं। और स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि 1,500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए और पिछले कल 150 स्कूल बंद किए, बहुत सारे कॉलेज बंद किए। नाम उसका मर्जर है। मर्जर से क्या मतलब है? एक स्कूल बंद कर दिया, दूसरे में बच्चे डाल दिया, तो दूसरे में तो जाएंगे ही भाई। एक स्कूल जब बंद करोगे तो दूसरे में जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश का शिक्षा का बेड़ा गर्क करने के ऊपर पूरी तरह से कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार तुली हुई है। कुपवी से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है अगला कॉलेज, आवागमन के साधन नहीं, वो कहां पढ़ने के लिए जाएंगे? इसी प्रकार से दूर दराज के कॉलेजेस और स्कूलों को बंद करके एक अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय और वर्तमान सरकार ने दिया है। और अब तो इंतहा हो चली है। बिजली के बिलों ने जिस तरह से जनता के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया है, असहनीय हो चला। इस प्रकार जो सरकार ने कर्जे लिए, कर्जे लेकर के घी पिया, कर्जे लेके मित्रों के लिए काम किया और उसका बोझ अब गरीब जनता पर डालने का काम शुरू किया है। एंट्री टैक्स बढ़ा दिया, बिजली के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, बसों के किराए बढ़ा दिए। अब कितना कुछ
जनता को परेशान करेंगे, ये हिमाचल की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने शिमला जिला के जुब्बल उपमंडल की मांडल पंचायत में की गई बेदखली कार्यवाही का कड़ा विरोध किया है। संघ का कहना है कि यह कार्यवाही 16 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना है। संघ के अनुसार जिला शिमला, जुब्बल और रोहू इकाई के प्रतिनिधि स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के बाद विभाग को कार्यवाही रोकनी पड़ी और अधिकारी पुलिस बल सहित लौट गए। संघ ने आरोप लगाया कि प्रभावित परिवारों को 18 फरवरी को केवल व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया और मात्र 3 दिन बाद 21 फरवरी को बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि कार्यवाही किस कानून की किस धारा के तहत की जा रही है। अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। संघ का कहना है कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसानों को जमीन देने के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, न कि राजस्व और वन विभाग के माध्यम से बिना पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बेदखली करनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कार्यवाही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की भावना के विपरीत है। संघ ने आम जनता से अपील की है कि 24 फरवरी 2025 को हाटकोटी जुब्बल में आयोजित सम्मेलन में भाग लेकर न्याय संगत नीति निर्माण और अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करे। टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली सर, देखिए आप नोटिस 18 तारीख को सर्व कर रहे हैं, जहाँ तक उसमें डेट पड़ी है सर 21 तारीख को आप। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े भाई की तरह बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप बताओ। तो 18 तारीख को सर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, 19 को मिला, 20 को मिला, जब भी मिला शायद इनको व्हाट्सएप के थ्रू मिला, 21 को आप बेदखली पे आ रहे हैं, ठीक है ना? सो बेदखली पे आ रहे हैं या निशानदेही पे आ रहे हैं, एक चीज वो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, जबकि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है सर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने जब सभी मामलों को, क्योंकि उसने निरस्त कर दिए कि कार्रवाई नहीं की जा सकती, और जब तक ये मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय में ना सुना जाए तब तक लोगों को परेशान ना किया जाए, एक जस्ट सी बात। तो आप लोग ये कैसे आदेश नीचे निशानदेही के या बेदखली के कर पा रहे हैं, जबकि अभी पीछे 19 जनवरी की बात है, विधानसभा के बाहर इन किसानों ने आंदोलन किया सर, ठीक है? आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अंदर बुलाया सर, और वहां पर भी जुब्बल के एसडीएम ने, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ फिर से देखना, क्योंकि डिग्निटरीज का उसके पद की मर्यादा रखनी वो हमारा भी कर्तव्य, जब उन्होंने वहां भी बेदखली करवा दी ऊपर कहीं खटासू में, ठीक है? अरे जब आपका सर्वोच्च न्यायालय ने जो उस आदेश को एफआरए का जो कार्यक्रम है चलाया प्रदेश की सरकार ने, उसको दरकिनार रख के आप बेदखली कर स्कूलों में मिड डे मील के तहत अब बच्चों को प्रोटीन से भरपूर ताज़ा मशरूम परोसी जाएगी, जिसकी खास बात यह है कि मशरूम स्कूल परिसर में ही उगाई जाएगी। इस अनूठी पहल की शुरुआत जिला सोलन से की गई है। एसडीएम जिला नोडल अधिकारी राजकुमार प्राशर ने बताया कि स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन के तहत मिशन व्हाइट अम्ब्रेला शुरू किया गया है। इसके तहत 24 फरवरी को जिले के चयनित 24 स्कूलों के टीजीटी और प्रवक्ताओं को डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने क्लस्टर स्कूलों में अन्य अध्यापकों और विद्यार्थियों को मशरूम उत्पादन की जानकारी देंगे। प्रारंभिक चरण में जिले के 24 क्लस्टर स्कूलों को चुना गया है। विज्ञान विषय के टीजीटी और प्रवक्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद स्कूल स्तर पर मिलकर मशरूम उत्पादन किया जाएगा, जिससे मिड डे मील में शामिल किया जाएगा। ICAR डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ब्रिजलाल अत्ती ने बताया कि शिक्षकों को ढिंगरी मशरूम उगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और भविष्य में भी तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मशरूम को सुपर फूड माना जाता है। यह कैलोरी में कम और पोषण में भरपूर होता है। इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, वजन नियंत्रण, हृदय स्वास्थ्य और पाचन तंत्र सुधारने में सहायक है। शिक्षा विभाग की इस पहल से विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार मिलने के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिलेगा, जिससे वे पोषण और जैविक खेती के महत्व को समझ सकेंगे।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष रशिंदर सूद ने एआई समिट के दौरान दिल्ली और शिमला में इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के समय इस प्रकार की गतिविधियां लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली है। रशिंदर सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का प्रयास अशोभनीय है और यह दर्शाता है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब विश्व मंच पर भारत की उपलब्धियों की सराहना हो रही है, ऐसे समय में विरोध के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटनाएं सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है। जनता दूध का दूध और पानी का पानी करना जानती है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को स्वीकार नहीं करेगी। रशिंदर सूद ने यह भी कहा कि संसद में महिलाओं को आगे कर राजनीतिक प्रदर्शन करना कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और ऐसे प्रयास विकास की गति को रोक नहीं सकते। अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्रहित और विकास की राजनीति को मजबूत करने तथा आगामी चुनाव में कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का आह्वान किया। एआई समिट के दौरान दिल्ली में जो यूथ कांग्रेस ने कृत्य किया वो अशोभनीय है। उसकी कड़ी निंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के समय लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ और देश की प्रतिष्ठा के ठेस पहुंचाने का कृत्य जो है वो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस करती रहती है। लेकिन वही कड़ी आज हिमाचल में भी पेश हुई। आज शिमला में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पुतले को फूंकने का प्रयास किया, जो अशोभनीय भी है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि आप मोदी जी की निंदा करते करते देश की निंदा क्यों करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हमारे देश की छवि को पूरे विश्व पटल में पहुंचाया है। आज एआई समिट के दौरान इतने देशों के जो हमारे नेतागण थे वो वहां पर थे और उनके समक्ष आप अपना क्योंकि आपको अपनी सत्ता चाहिए, उसके प्रयास के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये निंदनीय है और इसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। ये कांग्रेस जो है और ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो कृत्य किया, ये बहुत सोची समझी साजिश थी और साजिश है भी, क्योंकि आने वाले समय में भी आप प्रदेशों में देखेंगे कि इसी तरीके के ये कार्य करेंगे। लेकिन भारत के भारतीय लोग इस बात को समझ चुके हैं और वो आने वाले समय में इन सब का जवाब देंगे। देश के प्रति जो प्यार रखते हैं, देश के प्रति जिनका जज्बा मजबूत है, जिनको अपने देश से प्यार है और अपने देश के प्रधानमंत्री से प्यार है, उन्हें पता है कि कांग्रेस किस तरह के कृत्य करती है। ऐसे ही पार्लियामेंट में महिलाओं को ढाल बनाकर इस कांग्रेस ने मोदी जी का घेराव करने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, तो ये चीजें इनको कांग्रेस को समझ नहीं आती और हम आगे बढ़कर ये कहेंगे कि ऐसे कृत्यों की निंदा होनी चाहिए, जन जन को करनी चाहिए। और मोदी जी हमारे प्रिय नेता हैं, हमारे ऐसे नेता हैं जिनका विजन हमारे देश को आगे बढ़ाने में बढ़ रहा है। आइए मिलकर इस कांग्रेस को 2027 में यहाँ के चुनावों में बाहर का रास्ता दिखाएं और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कार्य करे, जनता की सेवा करे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास।